गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है चैप्टर 4 में हम लोग एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स पे। इसके पहले जो है हम लोग फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो है नॉन फूड क्रॉप्स थोड़ा सा समझेंगे और आगे इस पूरे जो है टॉपिक को ख़त्म करेंगे। देखते हैं कि नॉन फूड क्रॉप में जो खाने योग्य ना हो, एडिबल ना हो, उन सभी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फूड क्रॉप कहते हैं। जैसे रबर की बात की जाए कि हमारे वहाँ जो है एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है। और नेचुरल रबर में अगर देखा जाए, देखिए दो तरह के रबर होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। जिसमें नेचुरल रबर का प्रोडक्शन अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, वैसे आपके बुक में ये दिया नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के 1/4 नेचुरल रबर का प्रोडक्शन इंडिया करता है अगर इस टाइप से देखें तो अगर रबर की बात करें तो रबर जो है वो सबसे पहली चीज की ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटर के करीब पाया जाने वाला क्रॉप है, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और रेनफॉल भी उसी रेशियो में होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो रबर के लिए क्या है, इक्वेटोरियल एरिया ही सबसे परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेस आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। तो एक तो हाई टेम्परेचर मिलेगा, दूसरा रेनफॉल क्या है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी टेम्परेचर भी हाई होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हाई होगा तभी तो 25 डिग्री से एबव की बात हो रही है। 30 डिग्री इसके लिए क्या है, एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये चीज अगर देखी जाए तो वो इक्वेटोरियल एरिया में ही पॉसिबल है। आपके वहाँ अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले तो यही डैमेज हो जाता है कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ही नहीं होती है। यहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, उससे ज़्यादा रेनफॉल बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हों। दूसरी चीज, टेम्परेचर हमारे वहाँ वैरी करता रहता है। कभी कभी समर सीजन में पता चलेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, तो विंटर में पता चलता है 11 डिग्री और 15 डिग्री हो जाता है। इस लेवल पे अगर देखा जाए तो टेम्परेचर भी उसके सपोर्ट में नहीं है। तो दोनों नहीं है नॉर्थ इंडिया के लिए, इसीलिए इक्वेटोरियल एरिया यानी साउथ इंडिया के साइड में ही इसका प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज, किन किन एरियाज में होगा वो भी देखें तो वो एरिया है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपका, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय। क्योंकि वेस्ट बंगाल के बगल में आप देखेंगे तो जो आपका मेघालय रीजन है उसमें जो आपका गारो हिल्स है वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज कि इसके लिए क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर जोन के साथ साथ सन की लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए सनशाइन भी होना चाहिए। उन्हीं रीजन में आपको ये मिलेगा जहाँ पे ये पूरी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे इंडिया में इन स्टेट्स में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, इन जगहों पे आपको क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्शन, या फिर कह दें कि रबर प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहीं पे प्रोडक्शन होता भी है। आगे चलते हैं, अगला है फाइबर क्रॉप की बात करते हैं। तो फाइबर क्रॉप में सबसे पहली चीज ये कि जितने भी सिल्क वॉर्म्स आपके बनते हैं या फिर सिल्क के टाइप में फाइबर, जो सिल्क फाइबर आपका होता है, उन सभी जितने भी फाइबर क्रॉप है इसी के थ्रू आते हैं फाइबर क्रॉप में ही। और जो रेशे वाले हो, ऐसे समझिएगा, जिससे क्या हो, रेशा बनता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म्स, या फिर हम कह लें कि उसको फाइबर क्रॉप कह सकते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि जो सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, देखिए प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। इसको एक अलग, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फलों और सब्जियों के खेती को, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेम ऐसे ही जितने भी फाइबर क्रॉप का कल्टीवेशन जिसमें सिल्क
फाइबर आपका प्रोडक्शन होता है, उस टाइप के एग्रीकल्चर को, जैसे कॉटन क्रॉप का एग्रीकल्चर कर लिया जाए, जूट का किया जाए, इन सभी में रेशे बनते हैं और उन्हीं के रेशों का ही यूज किया जाता है इस क्रॉप से निकाल करके। तो इन सभी टाइप के एग्रीकल्चर को, यानी कि जिनमें भी फाइबर फाइंड आउट होता हो, यानी सभी टाइप के फाइबर क्रॉप जिसमें सिल्क फाइबर फाइंड आउट होता हो, वो सभी क्या होंगे, सभी आपके इस टाइप के एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर के नेम से कहते हैं। इनका एग्रीकल्चर करना मतलब सेरीकल्चर कहलाएगा, एक अलग नाम दिया गया है इसको। आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहला क्रॉप है फाइबर क्रॉप में कॉटन। तो कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में देखा जाए तो 2016 में, चूंकि जितने भी डेटा आपको दिए गए हैं आपके बुक में, न्यू वाली बुक में, उसमें आपको 2016 का डेटा ज़्यादा उठाया है। तो 2016 में करंट में यही उसके हाथ लगा है, उसने उसी डेट में उठाया है। 2016 में अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे आप कॉटन के आफ्टर चाइना, यानी चाइना के बाद अगर देखा जाए तो आप सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो पूरे वर्ल्ड में कॉटन के। दूसरी चीज कि कॉटन जो है वो आपका होम प्लांट है, या फिर आप ऐसे कह लीजिएगा कि कॉटन की जन्मभूमि ही भारत है। यानी जैसे टी हम देखे कि वो चाइना से लाए, चाहे ब्रिटेन वाले ला करके हमें इंट्रोड्यूस कराए, ऐसे ही कॉफी का हमने पीछे देखा तो यमन से आया, लेकिन कॉटन कहीं से लाया नहीं गया है। ये क्या है, वो इसका क्या है, वो आपके यहीं पे जन्म लिया है, यहीं का है, यानी कि आपका क्या है, नेटिव प्लांट है, आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका अगर देखा जाए तो उसका नेशन ही, यानी उसका उद्भव ही आपके इसी इंडिया में हुआ है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कॉटन आपके इंडिया में ही कल्टीवेट स्टार्ट किया गया था और यहीं का प्लांट है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। अब बात करते हैं कि इसके ग्रोथ के लिए, कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी हाई टेम्परेचर की, दूसरी लाइट रेनफॉल की। बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर इसके लिए हाई होना चाहिए, क्योंकि जब रेनफॉल कम होगी तो ऑटोमेटिकली सनशाइन ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसमें 27 डिग्री टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, उससे एबव हो जाए ठीक, उससे कम नहीं। 25 to 27 डिग्री कम से कम टेम्परेचर इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज लाइट रेनफॉल, यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर भी रेनफॉल हो जाती है तो काम चल जाएगा, या इरिगेशन करके भी हम इसको काम चला लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन की भी आवश्यकता नहीं होती है, ओवर इरिगेशन नहीं चाहिए इसमें। आगे देखें, सबसे जो कॉमन रिक्वायरमेंट है और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें 210 डेज का फ्रॉस्ट फ्री सीजन, यहाँ देखिए 210 डेज का फ्रॉस्ट फ्री सीजन और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। इसीलिए टेम्परेचर हाई की बात चल रही थी कि 210 डेज आप, इसकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि 210 डेज आपको कम से कम क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री सीजन होना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी भी टाइप का कोई धुंध नहीं होनी चाहिए या कोई फॉग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 210 डेज होते हैं उसमें जो आपके कॉटन के जो वॉर्म्स होते हैं जिनके द्वारा वो धागा बुना जाता है या जिनके द्वारा स्पिंडल तैयार किया जाता है, वो क्या करते हैं, इन्हीं 210 डेज, लास्ट के 210 डेज में वो क्या करते हैं, कॉटन का जो वॉर्म होता है वो क्या करता है, वो उस यार्न को तैयार करता है, या फिर कह लीजिए उस स्पिंडल को तैयार करने का प्रोसेस करता है। अगर इस समय फॉग हो गया या रेनफॉल हो गई या क्लाउडी हो गया तो उसमें वो जो वॉर्म है, कॉटन क्रॉप का वॉर्म है, वो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है और फिर वो स्पिंडल नहीं बनेंगे। इन चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कॉटन क्रॉप में कि 210 डेज मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, वो आपका फ्रॉस्ट फ्री सीजन होना चाहिए। और दूसरी चीज सनशाइन होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। क्यों, इसी वजह से अगर देखा जाए तो आपके यूपी में इसका बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता, होता है बहुत नॉमिनल होता है। क्यों, यहाँ पे आप जानते हैं कि
अगर देखा जाए तो विंटर सीजन में फॉग हो जाएगा, या फिर इधर अगर देखें तो क्लाउडी हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको आर्टिफिशियल इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इतना बड़ा हम तैयार कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो छोटा भी नहीं होता है, बड़े बड़े होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती थोड़ी सी। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या है कि इन प्लांट को तैयार करने के लिए या फिर इसके लिए आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितने का आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपके इस साइड नॉर्दर्न बेल्ट में कम हो आपका प्रोडक्शन होता है, ये ध्यान रखना है कॉटन क्रॉप में। तो 210 डेज यही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इसकी होती है। बाकी तो थोड़ा कम अधिक हो जाएगा तो वो चलेगा भी, लेकिन ये 210 डेज अगर इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा, जब वॉर्म्स ही खत्म हो जाएंगे तो उन धागों को बुनेगा कौन, या फिर हम कह लें कि उस स्पिंडल को तैयार करेगा कौन, उन्हीं के द्वारा होता है ये। दूसरी चीज, इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये क्या है, ये खरीफ पैटर्न में आता है, कि खरीफ क्रॉप में आता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 to 8 मंथ, यानी कि 6 to 8 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए इसके तैयार होने में, इस प्लांट को ग्रोथ करने में, पूरी तरह से तैयार होने में वो 6 to 8 मंथ का टाइम पूरा लेता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं मैच्योर होने में पूरा। अगला है कि किन किन प्लेसेस पे ये फाइंड आउट होते हैं, या किन किन प्लेसेस पे इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। तो उन प्लेसेस में सबसे पहले महाराष्ट्र, जो दक्कन का एरिया है, मतलब साउथ इंडिया का जो पोर्शन है, अगर देखा जाए तो लगभग उस पूरे दक्कन प्लेटू पे अधिकतर जगहों पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो अगर देखें तो वहां पे आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात। अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल मानी जाती है वो होती है ब्लैक सॉइल, इसीलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा कहाँ, वो मिलेगा वही आपका जो दक्कन वाला पोर्शन है वहीं पे, और वो है आपका गुजरात से स्टार्ट होता है। खास करके गुजरात में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, फिर आप मध्य प्रदेश के कुछ एरिया रख सकते हैं, जितने में ब्लैक सॉइल पाया जाता है वो सभी लगभग एरियाज आप इसमें काउंट करेंगे। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, महाराष्ट्र यहाँ भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, गुजरात यहाँ पे भी, मध्य प्रदेश यहाँ पे भी, कर्नाटका का भी कुछ एरिया वहां पे भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा एरिया, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा एंड यूपी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी इनमें कहीं ब्लैक सॉइल नहीं है। फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलुवियल सॉइल होने की वजह से थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि इसको कल्टीवेट कर लें। लेकिन ये मेजर आपका प्रोड्यूसर स्टेट्स नहीं है, मतलब बहुत बड़े जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो उनमें इनका नाम नहीं आता, बल्कि सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहीं तक है, और तमिलनाडु थोड़ा सा। इसीलिए ये घटते क्रम में ही है कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटका है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है वो क्या है, वो माइनर में चले जाते हैं, प्रोडक्शन वहां पे भी होता है लेकिन कम होता है, या तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके हल्का फुल्का करते हैं, अदरवाइज आर्टिफिशियल जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उनको सिचुएशन प्रोवाइड करके हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। आगे आते हैं, तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कॉटन क्रॉप से रिलेटेड, कि इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे आपके इंडिया में किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जूट पे। अब देखिए, जूट की अगर बात करें तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्यों गोल्डन फाइबर कहते हैं भाई? क्योंकि आज से नहीं, एंशियंट टाइम से इसका प्रोडक्शन आपके इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होता रहा है, और इससे बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग होती रही है। इसलिए ये क्या है, इंडियन के लिए गोल्डन फाइबर का नाम दिया जाता है इसको। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए लिख दिया पहले कि इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये गोल्डन फाइबर का काम करता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे एंशिएंट टाइम से होता भी रहा है, और इसका जो अर्निंग है वो बहुत बड़े लेवल पे होता रहा है, यानी कि इसमें इनकम बहुत अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन फाइबर कहा गया है। दूसरी चीज कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज यहाँ पे, अभी तो टेम्परेचर अलग रखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो है वो होता है
आपके वेल ड्रेन्ड जो आपके सॉइल होते हैं वहीं पे आप इसको फाइंड आउट करते हैं, वो भी खास करके उन एरियाज में जहां पे रिवर के द्वारा बार बार जो है वहां की सॉइल बदल दी जाती हो, यानी खादर जो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, जो रिवर का बैंक रीजन होता है उसमें खादर वाला जो एरिया होता है वहां पे प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे इसका किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल इतना बड़ा प्रोड्यूसर है तो आखिर वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता कहाँ है? तो एक चीज जानिए, वेस्ट बंगाल में एक रिवर है हुगली रिवर। उस हुगली रिवर का जो बैंक रीजन है वो लगभग आप ये मान सकते हैं 1.5 किलोमीटर का ब्रॉड एरिया है, चौड़ाई है, और लेंथ आई थिंक 95 किलोमीटर का लगभग है वो पूरा। तो अगर देखा जाए तो वो उतने बैंक रीजन में बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस पोर्शन पे बार बार हुगली रिवर के द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हुगली रिवर हर बार वहाँ का जो सॉइल है वो बार बार अपने फ्लडेड रीजन होने की वजह से वो बदल देती है, इसलिए वो फर्टाइल बना हुआ और वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट इसके प्रोडक्शन में बहुत कम होता है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर का नेम भी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए आपको कुछ अलग से इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है। उसी के खादर वाले बेल्ट में क्या होता है, हर बार फर्टिलिटी वैसे ही बड़ी रहती है, बस वहीं पे आप क्या करते हैं, इसको कल्टीवेशन इसका स्टार्ट कर देते हैं या इसका सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल भी होनी चाहिए। तो रेनफॉल थोड़ा बहुत कम भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, रिवर के बैंक रीजन पे होता है, इरिगेशन फैसिलिटी वहीं से हम ले लेते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वो आपको वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन पे ही मिलेगा। ठीक है, आप देखें तो इक्वेटोरियल एरिया में भी मिल सकता है, लेकिन इसकी जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती है कि उसको क्या होना चाहिए, रेनफॉल रुक रुक के कंटिन्यू होनी चाहिए। वो चीज़ आपको इक्वेटोरियल एरिया में कहीं ना कहीं हो सकता है मिल भी जाए, कुछ एरिया में नहीं भी मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए इंडिया में सबसे बेस्ट अगर प्लेस देखा जाए, या फिर कह लें कि सबसे अच्छा अगर सिचुएशन जो डेवलप होती है वो होती है वेस्ट बंगाल में। इसीलिए देखिए टॉप पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपके इंडिया में वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, ये क्या है, ये आपके इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जहां पे इसका बड़े लेवल पे कल्टीवेशन किया जाता है। बात आती है कि आप पूरे वर्ल्ड में आई थिंक सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, क्योंकि सेकंड हो, फर्स्ट पे नहीं है। फर्स्ट पे इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट पे फिनलैंड बैठा हुआ है। तो फर्स्ट पे अगर देखा जाए जूट का प्रोड्यूसर है वो फिनलैंड है, और सेकंड पे आप इंडिया आते हैं। और दूसरी चीज थोड़ी सी और यहाँ पे एक और डिस्कस कर लें, चूंकि आपके बुक में दिया हो या ना दिया हो ये जानते रहिए, वैसे बुक में नहीं है, कि 1947 के पहले अगर देखा जाए तो ज्यादातर 1947 के बाद एक बहुत बड़ा जो है इंडिया को शॉक लगा था इस जूट के प्रोडक्शन में, क्योंकि जितना भी जो प्रोडक्शन होता था वो जो है वो क्या है, वो बांग्लादेश वाले रीजन में होता था। यानी जो कल्टीवेशन किया जाता था, एग्रीकल्चर किया जाता था इसका जूट का, वो किया जाता था बांग्लादेश वाले रीजन में, और जो फैक्ट्रियां थी वो हमारे इंडिया वाले पोजीशन यानी वेस्ट बंगाल में लगी हुई थी। लेकिन 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वो सारी की सारी फैक्ट्रियां चली गई कहाँ, वो चली गई पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में। चाहिए उस समय बांग्लादेश नहीं बना था 1947 में, बल्कि उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, जिसकी वजह से उस साल 1947 के दौर में हम देखें तो हमारे वहां बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण ये था कि इंडस्ट्री तो थी लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था, यानी कि जो प्रोडक्शन था वो तो था ईस्ट पाकिस्तान में, तो वहां से वो देने से मना कर दिया। तो बाद में वही हुगली रिवर, जो वेस्ट बंगाल का हुगली रिवर का जो बैंक रीजन है, वहां पे लगभग 95 स्क्वायर किलोमीटर मान सकते हैं या उससे ज्यादा ही है, कि उस पूरे रीजन में
हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया बहुत बड़े लेवल पे। दूसरी चीज बिहार में, असम में, उड़ीसा में, फिर मेघालय, इन सभी स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया। चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े लेवल पे थी उस समय, क्योंकि जितने भी बैग बनते हैं, बैग्स या पैकेट्स, वो सभी आपके जूट पैकेट्स ही बनते थे। आज के डेट में प्लास्टिक का जब से इन्वेंशन हुआ तब से थोड़ा सा ये मामला डैमेज हुआ है कि इसका जो है रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो गया था, लेकिन डिमांड कम हुई थी बीच में, लेकिन फिर से सबको ये लग गया कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं हार्मफुल है। इसकी वजह से फिर से इसको क्या किया गया है, इसको फिर से हम जूट का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड फिर बढ़ रही है आपके इंटरनेशनल मार्केट में। और आपके वहां भी देखिए पैकेट्स बंद करवाए जा रहे हैं प्लास्टिक के, और जूट पैकेट्स फिर से आपसे कहा जा रहा है यूज करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी चीज इसके लिए कि जो वेल ड्रेन्ड आपका क्या होना चाहिए, स्वेल होना चाहिए, वो भी खास करके खादर बेल्ट होना चाहिए इसके लिए, इसके प्रोडक्शन में। यही इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो हमारे वहाँ जो कल्टीवेशन है या एग्रीकल्चर है, उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग पीछे बात किए थे जो स्टार्टिंग में कि वहाँ पे क्या था, वही ओल्ड पैटर्न पे हम एग्रीकल्चर करते थे कि क्या होता था कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही प्रोडक्शन करते थे, फिर उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं था। तो इस पे बहुत खास ध्यान नहीं देते थे। इस तरीके से देखें तो बाद में हमें समझ में आया कि नहीं, जो है इसमें धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। 1947 के बाद हमें ये लगा कि हमारे वहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसी को खिलाने भर का हमारे पास क्या है, फूड क्रॉप नहीं है। उसकी वजह से धीरे धीरे करके इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों टाइप के रिफॉर्म्स किए गए, दोनों टाइप के सुधार किए गए। कैसे? सबसे पहले अगर देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक था। क्यों? जितने भी लैंड फॉर्म थे वो कहीं ना कहीं क्या था कि लैंड ओनर्स के पास पड़े हुए थे, और उनके अंडर में आकर के जो फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे, और सारा बेनिफिट लैंड ओनर्स उठा ले जाते थे। ठीक है, जो जमींदार जिसको बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं 1950 के बाद ये इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो रिवॉल्यूशन आया कि लैंड रिफॉर्म करने के पीछे पूरी तरह से गवर्नमेंट पड़ी। लैंड रिफॉर्म में देखिए, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बने, उसमें सबसे पहला फोकस यही किया गया था कि जो आपके पास लैंड फॉर्म है उसको पहले न कहीं उसका जो है फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको पहले सुधारा जाए। या तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, या फिर बहुत बड़े टुकड़े में था तो पता चलता था कि उस पर किसी न किसी जमींदार का हक है, और वो किसी और को देता नहीं था कि हाँ जो है आप एग्रीकल्चर करो। और जो एग्रीकल्चर करवाता था उसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बेनिफिट केवल वही लैंडलॉर्ड ही ले जाता था, बाकी कोई नहीं। तो इस तरीके से सबसे पहला अगर देखा गया तो रिफॉर्म किया गया क्या, लैंड फॉर्म को, कि लैंड फॉर्म के रिफॉर्म की बात की गई। नहीं तो फिर क्या होता, वो किसानों के पास लैंड फॉर्म ही नहीं था तो फिर वो एग्रीकल्चर कहाँ करते। अगली चीज कि 1960 से 70, इसीलिए यहां लिख दिया 1960-70 के दशक में कह लीजिए, या 1960 to 70 की बात की जाए, उस टाइम पीरियड में 2 रिवॉल्यूशन चलाए गए, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, वो था आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है एस स्वामीनाथन का। ठीक है, तो एस स्वामीनाथन ने क्या किया था कि जो आपके वहां ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। यानी लैंड रिफॉर्म करके एग्रीकल्चर के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी, या फिर कह लीजिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करके, और कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन को बढ़ाना इसमें सबसे मेन एम था। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बाहर से ला करके, या फिर कह लीजिए अपने वहां भी इसमें कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क हो रहा था। और उसके बाद क्या किया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू अगर देखा जाए तो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन की बात की गई, लैंड रिफॉर्म की बात की गई। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, या फिर हम कह लें कि दुग्ध उत्पादन जो था, ठीक है ना, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे। चूंकि हमारे वहां एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ देखें तो हमारे वहां क्या था,
एनिमल हस्बेंड्री भी चल रही थी। तो अगर देखें पेट एनिमल्स जैसे काऊ है, बोफैलो है, उसको भी अगर देखा जाए तो उस पे भी ध्यान दिया गया। और इसमें बहुत बड़ा नाम आता है वर्गीज कुरियन का, कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के पीछे अगर देखा जाए तो वर्गीज कुरियन का नेम बहुत बड़े लेवल पे दिया जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया इसमें, और इसमें देखा जाए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ, और जिसकी वजह से आपके इंडिया में दोनों चीज़ों की अगर देखा जाए तो आज के डेट में प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे है, ये उसी समय से चल रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो मिल्क का प्रोडक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे है। दूसरी बात करते हैं, इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। यानी एक देखा जाए तो सम्मिलित रूप से जो लैंड रिफॉर्म की बात की गई, यानी जो लैंड फॉर्म को और ज़्यादा डेवलप या फिर कह लीजिए उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने की बात की गई, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ये देखा गया 1980 से 1990s में। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया गया। दूसरी चीज विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। अगर देखा जाए तो इसके थ्रू, इस डेवलपमेंट के थ्रू क्या रखा गया, इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल, यानी इंस्टीट्यूशन का भी बात किया गया कि नए नए इंस्टीट्यूशन लगाए गए जिससे इसका रिफॉर्म किया जा सके। दूसरा टेक्निकल भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का भी हमने उसमें हेल्प लिया, जैसे हार्वेस्टर नए नए आए, या फिर हम कह दें कल्टीवेटर नए नए आए। ये क्या है, ये ट्रैक्टर आया, ये सभी क्या है, ये सभी डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे 1980 से 1990 में। तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा, देखिए यहां बताते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में क्रॉप इंश्योरेंस की, अगर मान लीजिए हमने कोई कल्टीवेशन स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे किस पे, हम डिपेंड करते थे अपने मानसून पे, और कहीं मानसून गड़बड़ हो गया तो फिर वो पूरी की पूरी क्रॉप वो डैमेज हो जाती थी, और उसके बाद हम क्या है, हमें कहीं से कोई जो हमारे अपने सीड्स के भी पैसे इन्वेस्ट हैं वो भी नहीं मिलते थे। तो कहीं ना कहीं क्रॉप इंश्योरेंस में क्या हुआ, जब इंश्योरेंस आपने कराना शुरू किया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस करना शुरू किया, तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है। दूसरी चीज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कि सस्ते दर पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन, ग्रामीणों को लोन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया गया। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए जिससे किसानों को जल्द से जल्द लोन मिल सके। दूसरी चीज PAIS, पेस कहते हैं, या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये चलाई गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई कि अगर मान लीजिए पर्सनली कोई भी हमारे क्रॉप में प्रॉब्लम हुई तो हम क्या कर लेंगे, इससे हमें उसकी भरपाई मिलेगी। दूसरी MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर देखा जाए तो क्या किया गया, ये फीचर भी लागू किया गया। गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका रख दिया कि हाँ इतने से कम रेट पे आप फूड क्रॉप को परचेस नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अब इसी में थोड़ा सा नाम आता है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान क्या था भाई, इसको थोड़ा समझ लें। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है विनोबा भावे का। जिस समय गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे उसी समय विनोबा भावे भी उनके साथ थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे, साउथ इंडिया में नहीं नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने पैदल ट्रेवल किया, और ट्रेवल करके जो जिनके पास जो है लैंडलेस जो फार्मर्स थे उनको कहीं ना कहीं भूमि का प्रबंध करवाया, लैंड ओनर्स से मिले, जमींदारों से मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ कुछ लैंड फॉर्म इन लोगों में बांट दिया जाए। बल्कि उसमें वहाँ पे कौन चंद्रशेखर रेड्डी का नेम भी आता है, जिन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लेवल पे लैंड फॉर्म जो है 80 एकर्स उनके पास थे, जिन्होंने उसको दान में दे दिया, और 80 जो है लैंड फार्मर्स, ऐसे नहीं बल्कि फार्मर्स जो थे वो लैंड फॉर्म पे कहीं ना कहीं उनके नाम कर दिया। 80 फार्मर्स उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाए। तो ये चीज रहा है कि आपके वहां विनोबा भावे का, इसीलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा भी जाता है कि उन्होंने ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का कहीं ना कहीं आपके सामने एग्जाम्पल दिया। आगे आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सबसे पहली बात होती है कि एग्रीकल्चर का क्या सहयोग रहा है हमारे इकोनॉमी में। तो अगर देखा जाए तो इन 2010 to 11, 2010 से लेकर के 11 में 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह देखने के लिए मिलता है कि 52%
52 का मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि हाफ से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा जो हमारे वहां की पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या था, जो वर्क फोर्स था हमारा या जो एम्प्लॉयमेंट मिलने की बात थी वो कहाँ मिली थी, वो कहीं ना कहीं फार्मिंग सेक्टर में थी, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से अगर देखें तो यही सबसे पहला हमें आउटपुट मिलता है देखने के लिए कि 2010-11 में ये शो कर रहा है कि 52% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़े लेवल पे है हमारे कहीं ना कहीं इंडिया में। तो इसलिए क्या है कि ये पहले ही ये जीडीपी में ये बता दे रहा है, जीडीपी तो हम 1951 से देखना शुरू किए हैं, लेकिन ये उसी समय से बता रहा है, 1947 से ही बता रहा है कि हाँ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या है लोग इन्वॉल्व हैं। जब 2010 और 11 का डेटा बता रहा है कि 52% इन्वॉल्व रहे हैं, तो आप सोचिए 1947 से लेकर के और 1990 तक का क्या कंडीशन रहा होगा। बहुत से लोग, यानी हाफ कौन कहे, 1/3, आप 1/3 ने बल्कि आप उसमें 2/3 आप मान के चलिए कि 2/3 पर्सन जो है वो इन्वॉल्व रहे होंगे, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व रही होगी एग्रीकल्चर में, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 52% इन्वॉल्वनेस देखने के बाद ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ इस पे ध्यान दिया। जब देखा कि 52% यहाँ पे इन्वॉल्वनेस है अभी भी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, क्या किया इन्होंने, इसका फाउंडेशन रखा, जिसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर से हाई आइल्डिंग वेराइटी सीड्स का कहीं ना कहीं हम रिसर्च करते हैं उस पर कि हाई आइल्डिंग वेराइटी सीड्स हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करें उसका, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जब हाई आइल्डिंग वेराइटी सीड्स रहेगा तो वो क्या करेगा, HYV सीड्स जब आप देखेंगे तो उससे उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइप के कह दीजिए शोध कार्य में या रिसर्च वर्क पे हमारे वहाँ ये पूरी एक काउंसिल वर्क कर रही है, जो कि केवल और केवल किसमें, एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपने ओपन किया है, यानी आज के डेट में देख लीजिए अलग अलग जगहों पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही स्टडी कराई जाती है और ये सिखाया जाता है कि किस तरह से अगर हम एग्रीकल्चर करवाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। कमर्शियल पर्पज से करवाएं तो क्या होगा, इस सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ वेटनरी सर्विसेज और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। वेटनरी सर्विसेज, जो पशुओं को अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या है, वेटनरी सर्विसेज दिए गए, जिससे उनका फ्लड रिवोल्यूशन में वर्क आता है, हेल्पफुल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होगा, अच्छे वैरायटी के कह दिया जाए कि जो है आपके वहाँ पशुओं को पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, आपको मैंने बताया था कि हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, ये स्कीम बनाई गई है, या फिर कह लीजिए कि जीडीपी में कहीं न कहीं एग्रीकल्चर का जीडीपी में तो कम हम कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज है, बल्कि आपके जो पॉपुलेशन है उसको खिलाने में इसका सबसे ज्यादा सहयोग है। ये आपको ध्यान में देना है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज, फर्टिलाइजर जो आपके वहाँ है वो धीरे धीरे उसके सब्सिडीज कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसानों को दिक्कत हो रही है, ये ध्यान देने योग्य बात है। और अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं क्या किया था, इसको फर्टिलाइजर पे जो है सब्सिडी वगैरह दे करके उस पे सस्ते दरों पे हमें उपलब्ध कराई गई है अभी तक, और आगे भी कराई जा रही है, और भी चीज़ों पे उन्होंने सब्सिडी दे रखी है। लेकिन कब तक हम सब्सिडी के भरोसे रहेंगे,
ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो बल्कि अब हम खुद अपने पे आत्मनिर्भर हों, किसी के भरोसे नहीं वर्क करने की बात की जा रही है, बल्कि अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडी कम करती जा रही है, जिससे आप खुद अपने पे डिपेंड हो जाएं, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करें, ना कि जीडीपी में इसका जो बहुत ज्यादा पैसा जो सब्सिडी के रूप में हमें फिर से वापस कर दिया जाता है, वो हमारा क्या हो जाए, वो जीडीपी में हेल्पफुल हो, तो जिससे क्या हो जाए, गवर्नमेंट का भी या फिर कह लें कि इंडिया का डेवलपमेंट और बड़े लेवल पे हो सके। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। इन सारी चीजों को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कह लीजिए आपके एग्रीकल्चर का क्या है, आपके नेशनल इकोनॉमी में इसका कहीं ना कहीं क्या किया गया है, इसका बहुत बड़े लेवल पे सहयोग रहा है और इसीलिए इस पे विशेष ध्यान दिया गया है। थैंक यू।